तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे ऑडेशियस, सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक की। एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में। ये कहानी है ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए अपनी रूटीन उड़ान पर निकलती है। प्लेन में बैठे यात्री, आप जानते हैं, कोई छुट्टियों पर जा रहा है, कोई घर लौट रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा हमेशा होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फ्लाइट कभी पेरिस पहुंचने ही वाली नहीं थी। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। तो आखिर हुआ क्या? खैर, यहीं से कहानी में आता है एक खतरनाक मोड़, फ्लाइट 139 का अपहरण। तो देखिए, ये फ्लाइट तेल अवीव से निकली, एथेंस में रुकी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन एजियन सागर के ऊपर पहुंचा, गेम बदल गया। हाईजैकर्स ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया और अब मंजिल पेरिस नहीं थी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर, पहले लीबिया और फिर युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट। अब सोचिए, प्लेन में 248 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। और हाईजैकर कौन थे? कुल 4 लोग। 2 थे पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP से, और 2 एक जर्मन ग्रुप रेवोल्यूशनरी सेल से। मतलब ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑपरेशन था। और उनके हाथ में पिस्तौलें और हैंड ग्रेनेड। कमाल की बात यह है कि दुनिया को इस हाईजैकिंग की पहली पक्की खबर तब मिली जब लीबिया में एक महिला ने बड़ी चालाकी से मिसकैरेज का बहाना बनाकर खुद को छुड़वा लिया। यहां से कहानी एक और भी हैरान करने वाला मोड़ लेती है। मामला सिर्फ हाईजैकिंग का नहीं था, ये एक तानाशाह के धोखे की भी कहानी है। तो सवाल उठता है कि युगांडा ही क्यों? मतलब इतने सारे देश छोड़कर हाईजैकर्स प्लेन को 4000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के बीचों बीच क्यों ले गए? इसका कोई मतलब तो होना चाहिए ना? इसका जवाब छुपा है युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन और इजराइल के बदलते रिश्तों में। देखिए, एक जमाना था जब इजराइल और अमीन की खूब जमती थी। इजराइल ने अमीन की आर्मी को ट्रेन किया, युगांडा में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन फिर अमीन को एक जंग के लिए हथियार चाहिए थे और इजराइल ने मना कर दिया। बस यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमीन ने इजराइलियों को देश से बाहर निकाल दिया और इजराइल के दुश्मनों जैसे लिबिया के गद्दाफी से जा मिला। और बंदूकों के लिए तो ये सबसे बड़ा शौक था। सोचिए, उनका प्लेन लैंड करता है और उन्हें युगांडा की आर्मी दिखती है। एक पल को लगा होगा कि शायद अब हम बच जाएंगे। लेकिन वो आर्मी उन्हें बचाने नहीं आई थी, वो तो हाईजैकर्स की मदद करने आई थी। अब तो पूरा देश ही उनका दुश्मन बन चुका था। तो हाईजैकर्स की मांगें क्या थीं? एकदम सीधी और साफ। पहली, दुनिया भर की जेलों से 53 आतंकवादियों को रिहा करो। खास बात यह कि इनमें से 40 अकेले इजराइल की जेलों में बंद थे, तो निशाना एकदम साफ था। दूसरी मांग, $5 मिलियन कैश और डेडलाइन 1 जुलाई। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। अब जरा पासा पलटते हैं और देखते हैं कि इजराइल में क्या चल रहा था। उनके लिए ये एक लगभग नामुमकिन मिशन था। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 4,000 किलोमीटर्स, इतनी दूर थी युगांडा की लोकेशन इजराइल से। आप सोच सकते हैं कि इतनी दूर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना कितना मुश्किल, बल्कि नामुमकिन सा लग रहा होगा। तो इजरायली प्लानर्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा था? देखिए, ऑप्शन तो कई थे, पर हर एक में कोई ना कोई बड़ी दिक्कत थी। पहला, समंदर के रास्ते से विक्टोरिया झील से हमला करें। नहीं, वो इलाका खतरनाक नील नबी के मगरमच्छों से भरा था, बहुत रिस्की था। दूसरा, केन्या से जमीन के रास्ते, बहुत ज्यादा टाइम लगता और तब तक बहुत देर हो जाती। तो आखिर में उन्होंने एक ही रास्ता चुना, सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे तेज, एक डायरेक्ट एयर असॉल्ट, एक लंबी दूरी की कमांडो रेड, और इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। लेकिन इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन में इजराइल के पास एक तुरुक्का इक्का था, एक ऐसी खुफिया जानकारी जो पूरा खेल पलट सकती थी। जानते हैं वो क्या थी? एंटेबे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था, उसे एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। और हां, उनके पास उस बिल्डिंग के पूरे ब्लूप्रिंट्स थे। और बस इसी ब्लूप्रिंट के साथ कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से की शुरुआत होती है, द रेड ऑन एंटेबे। अब देखिए कमांडो का दिमाग। उन्होंने एक बड़ी चालाक तरकीब सोची। वो अपने साथ एक काली मर्सिडीज लिमोजीन ले गए जो हूबहू ईदी अमीन की कार जैसी थी।
प्लान ये था कि जब युगांडा के सैनिक अपने प्रेसिडेंट की कार देखेंगे तो वो शक नहीं करेंगे और उन्हें सीधे टर्मिनल तक जाने देंगे। लेकिन प्लान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता, है ना? जैसे ही वो टर्मिनल के पास पहुंचे, कुछ गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया, उन्हें चैलेंज कर दिया। बस सरप्राइज का एलिमेंट खत्म और वहीं पर गोलीबारी शुरू हो गई। अब ये एक साइलेंट ऑपरेशन नहीं था, ये एक खुली जंग बन चुका था। इसके बाद इजरायली कमांडो ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो सीधे टर्मिनल के अंदर घुसे, उन्होंने हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज किया और फौरन 100 से ज्यादा बंधकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और आपको पता है ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 90 मिनट। जी हां, 90 मिनट। प्लेन के लैंड करने से लेकर बंधकों को छुड़ाकर वापस टेक ऑफ करने तक पूरा ऑपरेशन सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म हो गया। ये कमाल की स्पीड और एफिशिएंसी थी। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन हर कहानी का एक आफ्टरमैथ होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेड का नतीजा क्या निकला और इसने पीछे क्या विरासत छोड़ी। इस कामयाबी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। इस ऑपरेशन में एक इजरायली कमांडो शहीद हुआ, 4 बंधकों की भी जान गई, 7.5 हाईजैकर्स मारे गए और साथ ही युगांडा के करीब 45 सैनिक भी मारे गए। और जो एक कमांडो शहीद हुआ, उसकी याद में इस मिशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट से बदलकर ऑपरेशन यूनाथन कर दिया गया। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू, जो उस वक्त के इजराइल के भविष्य के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कुछ दुखद घटनाएं हुईं। एक बुजुर्ग बंधक थीं डोरा ब्लोच, जिन्हें रेड से पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बाद में ईदी अमीन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, अमीन ने अपना गुस्सा केन्या पर निकाला, क्योंकि केन्या ने इस ऑपरेशन में इजराइल की मदद की थी। उसने युगांडा में रह रहे सैकड़ों केन्याई लोगों को मरवा दिया। इन सब के बावजूद पूरी दुनिया ने इजराइल के इस हिम्मत भरे कदम की बहुत तारीफ की। तो आखिर में ऑपरेशन थंडरबोल्ट हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक सवाल जो आज भी उतना ही अहम है। अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए एक देश को किस हद तक जाना चाहिए और इस संकल्प की असली कीमत क्या होती है?